एजेंसियों को विरोधाभासी नहीं परिपूरक होना चाहिए। ये कंक्लूजन भी है और क्वेश्चन भी है। मैं फिर से कह रहा हूं, सहकारी संघवाद के अंतर्गत केंद्र और राज्य की एजेंसियों को काम करना चाहिए, जहां इन सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका विरोधाभासी नहीं परिपूरक होना चाहिए। जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षा एजेंसियों का दुरुपयोग राजनीतिक कारणों से ना करें, की अनदेखी करके अपनी एजेंसियों को वहां ना भेजें। की भी जिम्मेदारी है कि वो केंद्रीय एजेंसियों को काम करने में मदद करें, ना कि उनके कामकाज में राजनीतिक कारणों से बाधा पहुंचाएं। यदि केंद्र और राज्य अपने मन में इस बात को रखेंगे कि वे अपने अपने दलों के लिए नहीं, भारत नामक महान राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो सुरक्षा एजेंसियों को लेकर लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई कभी नहीं होगी। यदि बंगाल में वर्तमान केंद्र सरकार और वहां की राज्य सरकार के सत्ताधारी दल अपने दलीय हितों की बजाय बंगाल के हितों के बारे में सोचें, तो सुरक्षा एजेंसियों की लड़ाई नहीं होगी। और इसी सोच के साथ उनको आगे आना चाहिए, वरना केंद्रीय सुरक्षा बल केंद्रीय तानाशाही के प्रतीक बनेंगे और राज्य सुरक्षा एजेंसियां विद्रोह को दर्शाने की कोशिश करेंगी, जो देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति ला सकता है। तो कंक्लूडिंग तौर पर आपको यही कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका, सुरक्षा के विषय पर केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका विरोधाभासी नहीं परिपूरक है। और ये एजेंसियों का विवरण देकर भी आप कर सकते हैं, या फिर लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर केंद्र का राज्यों में भूमिका निभाना हस्तक्षेप नहीं, राष्ट्र हित के लिए जरूरी है। ये दोनों प्रश्नों को आप अब इस धारा में तैयार कर सकते हैं। अब हम हमारे सुरक्षा बलों की जनरल और स्पेसिफिक बात करेंगे। जनरल मतलब कॉमन तौर पर इनकी भूमिका कार्य तो आप जानते हैं, स्पेसिफिक मतलब एक एक एजेंसी को लेकर हम इनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो हम केंद्र की सुरक्षा एजेंसियां हों, राज्य की सुरक्षा एजेंसियां हों, किसी भी एजेंसी पर यदि प्रश्न आता है तो वो एजेंसी कब बनी, क्या करती है, इतिहास वगैरह यदि आपको पता है, तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ सुरक्षा एजेंसियों की कुछ सामान्य समस्याएं, विशिष्ट समस्याएं तो हम उस एजेंसी विशेष से जोड़कर कर सकते हैं, लेकिन सामान्य समस्या का मतलब होता है कि राज्य की पुलिस हो या केंद्र में सेना हो, सब इस देश में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स से जूझ रही हैं, और यदि इन प्रॉब्लम्स को आपने डील नहीं किया तो सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल कमजोर होगा। तो मैं आपको एक साथ 10-15 प्रॉब्लम्स बता दे रहा हूं, ताकि सुरक्षा एजेंसियों का संकट जैसा कुछ प्रश्न आए तो आप उसको डील कर पाएं। तो टॉपिक का नाम है सुरक्षा बलों की सामान्य चिंताएं सेना से पुलिस तक। हालांकि कुछ अलग भी आ सकती है, लेकिन पहली समस्या हमारे यहाँ है राजनीतिक हस्तक्षेप। सेना में कम है, पुलिस में ज़्यादा है, लेकिन आप इसको नकार तो नहीं सकते। और ये राजनीतिक हस्तक्षेप उनकी ऑटोनॉमी से जुड़ा है, उनको फ्रीली काम नहीं करने देता है, स्वायत्तता से जुड़ा है। उनकी नियुक्ति, पदस्थापना, ट्रांसफर से जुड़ा है। भाई पुलिस में तो आप जानते हैं, जरा सा कुछ गलत हुआ, ट्रांसफर, आपने किसी की बात नहीं मानी तो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक। पोस्टिंग के लिए पैसे लगते हैं। सेना में भी ठीक ठाक भाई भतीजावाद चलता है पोस्टिंग के लिए। आज मैं बहुत सारी ऐसी बातें बोलूंगा जिससे कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, आपने सेना के लिए ऐसा कहा, लेकिन सच ये है कि कोई भी संस्था एरर फ्री तो नहीं है। तो राजनीतिक हस्तक्षेप स्वायत्तता को लेकर है, राजनीतिक हस्तक्षेप नियुक्ति, पदस्थापना, स्थानांतरण को लेकर है, और राजनीतिक हस्तक्षेप इन संस्थाओं के दुरुपयोग को भी लेकर, चाहे सेना के शौर्य को अपने दल की भूमिका बताकर प्रचारित करना हो। बांग्लादेश युद्ध इंदिरा गांधी ने नहीं, सेना ने जीता था, और सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी ने नहीं, सेना ने की थी, पर दोनों ने उसको इस ढंग से बुनाया जैसे उन्होंने घर से ही करवाया। मिसयूज भी राजनीतिक हस्तक्षेप का हिस्सा होता है, और ये सेना से पुलिस तक दोनों में होता है। इनफैक्ट आप पुलिस के बारे में तो समझिए कि पुलिस को अंग्रेजों ने बनाया ही था, वो राजनीतिक हस्तक्षेप में आता है भय और आतंक के उपकरण के रूप में, अपने विरोधियों को डराने के लिए। तो राजनीतिक हस्तक्षेप के अंतर्गत जो सैन्य बल हैं, अर्धसैन्य बल हैं या पुलिस बल हैं, उनका दुरुपयोग किया जाता है अपने पॉलिटिकल स्पोर्ट्स को सेटल करने के लिए, तो ये भी पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट के तौर पर ही देखा जाएगा। और आज राजनीतिक हस्तक्षेप का एक मामला और मुझे नजर आ रहा है, हालांकि आप में से कुछ लोग शायद असहमत हों, और वो है सैन्य बलों के लोगों का राजनीति में प्रवेश।
अब कुछ लोग बोलेंगे दिक्कत क्या है, हर जगह से आ सकते हैं, लेकिन समझिए हमारे यहाँ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ बहुत डिग्निटी की बात की जाती है, बहुत रिस्पेक्ट की बात की जाती है। कल को सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस और सेना के सारे प्रमुख राजनीति में आ जाएंगे ना, तो इन पदों की शुचिता पर असर पड़ेगा। तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके से ना करें, लेकिन दोनों जगह आप देख रहे हैं कि अब ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं जो उचित नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहली समस्या पॉलिटिकल इंटरफियरेंस की है, जिसको आप कई डायमेंशंस में बता सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो कॉमन प्रॉब्लम के तौर पर देखी जा सकती है वो और कार्यदशाओं की है। इसमें क्या क्या बताऊं मैं आपको। सुविधाओं और कार्यदशाओं से मतलब है कि सेना पुलिस से लेकर ये जवान जहां रहते हैं, जो इनको मतलब बिस्तर मिलता है, जो इनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो इनको कपड़े मिलते हैं, या फिर जो इनको खाना मिलता है, ये सारी चीज़ों को लेकर चिंता बनी हुई है। और कार्यदशाओं का मतलब है कि -डिग्री टेम्परेचर में काम करना हो, भरी धूप में काम करना हो, पुलिस का जवान जो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा हुआ है मई की तपती दोपहर में, या सेना का जवान जो रेगिस्तान में, थार के रेगिस्तान में हमारी रक्षा कर रहा है। दोनों में आप अलग अलग अंतर कर लेते होंगे, लेकिन मेरे विचार से दोनों इस देश के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो हार्श वर्किंग कंडीशंस हैं इनकी, जिनको नकार नहीं सकते, शारीरिक क्षमताओं से परे जाकर इनको काम करना पड़ता है। तो ये दोनों के लिए संकट का विषय। अब जब बिना सुविधाओं के इतनी कठिन कार्यदशाओं में ठीक काम कर रहे हैं, तो इन्हीं कार्यदशाओं से एक मुद्दा निकलता है जो है कार्य के घंटे और अवकाश। और आप ये कहिए, ये दोनों चीजें कहीं से भी तय नहीं है, डिफाइंड नहीं है। कार्य के घंटे हों या फिर अवकाश हो, ठीक है, ये शिफ्ट में काम करते हैं, और जब शिफ्ट में काम करते हैं तो बायोलॉजिकल क्लॉक पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। कभी रात की ड्यूटी कर रहे हैं, कभी दिन की ड्यूटी कर रहे हैं, कभी दोपहर की ड्यूटी कर रहे हैं, फिर इनको लाइफस्टाइल डिजीजेज, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सारी समस्याएं क्यों ना हो, ये आप जरूर सोच सकते हैं। ठीक है, हुआ था जिस सर्वे में ये कहा गया था कि पुलिस के संदर्भ में सर्वे हुआ था, और उसमें कॉमन कॉज और लोक नीति नाम के 2 NGOs हैं जिन्होंने किया था, और ये बताया गया उसमें कि 1/3 पुलिस वाले ने सर्वे में ये कहा कि यदि उन्हें दूसरी समकक्ष नौकरी मिल जाए तो वो आज उस नौकरी को छोड़ने तैयार है। सेना में भी अधिकारी लेवल पर जो लोग हैं वो भले ही सेटिस्फाइड हों, लेकिन जो मेजर, कर्नल, नीचे के लेवल पर जो लोग काम करते हैं, लेफ्टिनेंट और उसके नीचे चले जाएं आप, तो सैनिक लेवल पर जो लोग काम करते हैं, वो जिन वर्क कंडीशंस के साथ काम करते हैं वो बहुत फ्रूटफुल या कंफर्टेबल नहीं है। और कई बार फिर वो अपने घर के लिए, परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ाई वाला जज्बा धीरे धीरे कम होता रहता है। 14 घंटे की नौकरी उस देश में जहां व्यक्ति 10 से 5 की नौकरी के लिए भी परेशान है, या 10 से 5 की नौकरी में भी 4 ब्रेक लेता है, वो कितना अप्रोप्रिएट है ये सोचने की बात है। तो इन सब चीज़ों से उनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है, और इसी के कारण फिर एक नया संकट जन्म लेता है जिसका नाम है तनाव, कुंठा, हताशा। और ये तनाव, कुंठा, हताशा में भी कई बार ह्यूमन राइट वायलेशन की समस्या जन्म लेती है। तो पुलिस, सेना, अर्धसैन्य बलों पर जो आरोप है वो ये है, भाई आप वर्षों से अपने घर परिवार से नहीं मिले हैं, तनाव में हैं, उसमें हैं, तो गुस्सा जो निकलता है उन्हीं लोगों पर निकलेगा या उन लोगों के आसपास जो थोड़े कमज़ोर हैं। और इसीलिए मानव अधिकार संकट से जुड़ी बातें, ये इनकी 5वीं समस्या हो जाएगी कि सैन्य पुलिस बलों से जुड़ी एक सामान्य समस्या है कि इन पर मानव अधिकार उल्लंघन की बातें की जाती हैं, कि ह्यूमन राइट वायलेशन करते हैं बड़े पैमाने पर। आगे बढ़ते हैं। वाला आरोप ये है कि वेतन का सिद्धांत है कि जोखिम के अनुरूप वेतन होना चाहिए, लेकिन इस सिद्धांत का पालन भारत में प्रभावी रूप से नहीं किया जाता। 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे से लेकर जो भी लड़ाइयाँ, उनके पीछे कारण यही था कि सैन्य बलों को जो रिन्यूमरेट किया जा रहा है, इवन पुलिस बलों को जो रिन्यूमरेट किया जा रहा है, वो उतना इफेक्टिव नहीं है। एक अस्पताल के कंपाउंडर, स्कूल के चपरासी के जितनी तनख्वाह यदि आप सैनिकों, पुलिस बलों को दोगे, तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और फिर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ तो रोना ये है कि उनकी पेंशन भी कॉन्ट्रीब्यूटरी है, वो भी उतनी प्रभावी नहीं है। 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा भी उन पर लागू नहीं होता है, ना पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, ना पुलिस पर। फिर यहाँ से एक और समस्या जो पुलिस में ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि जब वेतन अनुरूप नहीं मिलता है लेकिन सत्ता है, तो भ्रष्टाचार की बात होती है। आप ये कहोगे कि सर सेना में कैसे बोल सकते हो आप, पुलिस में भ्रष्टाचार है, इसको तो कोई भी आसानी से मान लेता है, लेकिन सेना बोलो तो आपने सेना को भ्रष्ट बोले, देशद्रोही हो वाली बात होगी। तो ये बताओ, इस देश के सबसे बड़े आर्थिक घोटाले कौन से थे? पहला घोटाला भी हुआ था 1956 का, वो भी सैन्य खरीद से जुड़ा था।
जो बोफोर्स घोटाला था वो सैन्य खरीद का ही मामला था, जो ताबूत घोटाला था वाजपेयी के टाइम का वो भी सैन्य घोटाला था, या फिर अभी राफेल की जो बात हो रही है वो घोटाला है या नहीं आप तय करें, लेकिन वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। देश के सबसे बड़े जो लाइजनर्स काम करते हैं, दलाल काम करते हैं, वो रक्षा दलाल ही होते हैं, और रक्षा सौदों की दलाली अरबों में होती है। तो भ्रष्टाचार का संकट यदि सेना से पुलिस के बीच होगा तो भ्रष्टाचार का घुन देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाएगा, और इसीलिए इसको रोकना या इस संकट का समाधान करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद ये कहा जाता है कि जी और व्यावसायिक जीवन के बीच संतुलन ये नहीं हो पाता, क्योंकि सेना, पुलिस और सैन्य बलों में आपको अपनी पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति एक बीवी, दो बच्चे, चार बीमारी के साथ मरना चाहता है, ये जिंदगी उनके लिए नहीं। जो भी व्यक्ति सुबह शाम अपने घर वालों के साथ गर्म खाना खाना चाहता है, ये वो फिर बनिए की नौकरी वो करे, दुकान खोले, क्योंकि इनके काम के कोई घंटे नहीं है, इनके काम का कोई तय समय नहीं है। और इसीलिए पारिवारिक जीवन के साथ संकट, तनाव, ये सेना, पुलिस, इन सैन्य बलों के साथ व्यापारिक, व्यवसाय मतलब बड़े पैमाने पर देखा जाता है, और पारिवारिक जीवन का संकट ही मनोवैज्ञानिक असंतुलन को जन्म देगा, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। ये भी कहा जाता है कि ये जो सैन्य बलों से जुड़ी संस्थाएं हैं, ये भारत में आधुनिकीकरण की समस्या, मॉडर्नाइजेशन की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए आपने न्यूटन नाम की मूवी में देखा होगा कि कैसे उनके पास नाइट विजन सेंसर नहीं है, इसलिए दिन में ही चुनाव करवा के वापस आ जाते हैं। एक पूरी मूवी बनी है कि कितने संसाधनों का अभाव है। उनके हथियार हों, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हों, ठीक है, नाइट विजन सेंसर हों, थर्मल इमेजर हों, लेज़र बैरियर्स हों, ये जितनी भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न सुविधाएं हैं, ये इनके पास प्रभावी रूप से उपलब्ध नहीं है, और ये भी भारत में एक संकट है। एक संकट जिसकी जनरली चर्चा नहीं की जाती, गंभीर संकट है सैन्य बलों के साथ, वो है इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं का संकट। याद रखो, सैन्य बलों को काम करने के लिए इन्हें सड़क, बिजली, संचार जैसी सुविधाएं बहुत प्रभावी रूप से चाहिए, लेकिन भारत में अभी आप देख रहे हैं कि जो चीन के साथ मामला चल रहा है, उसमें सड़क बनाने की तो लड़ाई है ना, दौलत बेग गोल्डी वाली जो जगह है वहां पर परिवहन का संकट है, बिजली का संकट है, सुविधाओं का संकट है, पेयजल का संकट है। ठीक, ये सारे संकट जो दिखाई देते हैं, ये भी सैन्य बलों की समस्याओं के अंतर्गत ही आने चाहिए या लागू किए जाने चाहिए। फिर पुलिस और सैन्य बलों के साथ ये भी संकट है कि न्यायिक प्रणाली इनके साथ सहयोगी नजर नहीं आती, बल्कि पुलिस के साथ तो न्यायपालिका हमेशा ये देखती है कि पुलिस वालों ने जो केस किया है वो झूठा ही है, तो वो इस माइंडसेट के साथ जांच शुरू करती है कि पुलिस को गलत साबित करना है, तो न्यायपालिका के साथ असहयोग की स्थितियां भी एक गंभीर संकट है। क्लियर? नेक्स्ट, आगे बढ़ें। इसमें सुरक्षा जो है वो दो चीजों से जुड़ती है, लॉ एंड ऑर्डर एंड जस्टिस। इसमें कानून व्यवस्था और न्याय कैसा है, और कानून व्यवस्था और न्याय का मतलब है भयमुक्त वातावरण, और इस वातावरण को ही कहते हैं कि उस देश में रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन। सुरक्षा को रूल ऑफ लॉ से जोड़ा गया, ठीक है, लेकिन रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जस्टिस प्रोजेक्ट, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो जारी किया गया है उसमें भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 126 देशों में भारत को 68वां स्थान दिया गया, यानी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का पीछा होना भी ये दिखाता है कि हमारे यहाँ सैन्य एजेंसियाँ, सुरक्षा एजेंसियाँ बहुत प्रभावी रूप से काम नहीं कर पा रही। मेरे ख्याल से इतनी बुराइयाँ बहुत हो जाएंगी, आपको तो 150-200 शब्दों में ही लिखना होता है। और एक बात और कर लीजिएगा कि हमारे जो सैन्य बल और सुरक्षा बल हैं, ये मॉडर्न क्राइम, जैसे साइबर क्राइम है, जैसे बायोलॉजिकल क्राइम है, फॉरेंसिक साइंसेस से जुड़े, इनके लिए अभी तैयार नजर नहीं आते। मतलब इनमें उन लेवल का अंडरस्टैंडिंग और मॉडर्नाइजेशन नहीं है कि ये साइबर अपराध, जैविक अपराध, फॉरेंसिक समझ, इन सब से जुड़ी सीमाएं भी हैं जो हमारे सैन्य बलों को, सुरक्षा बलों को प्रभावी होने से। तो यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे सैन्य बल, सुरक्षा बल किन संकटों से जूझ रहे हैं, आप इनको बताइए। यदि आपसे पूछा जाए हमारे पुलिस बल किन संकटों से जूझ रहे हैं, तो आप इसको बताइए, क्योंकि जब आप ये बताएंगे तभी पुलिस सुधार और सैन्य सुधार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अरे सुरक्षा बल समस्याएं और सुधार, तो दो टॉपिक आप इसी को तैयार कीजिए, इनको ठीक करना ही सुधार, कि हमारे सैन्य बल सुरक्षा बल किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो पुलिस सुधार और सैन्य सुधार की राह क्या होनी चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है जिसको आप जनरल तरीके से, सामान्य तरीके से डील कर सकते हैं, ठीक है। या सैन्य सुधार, तो सैन्य सुधार और पैरामिलिट्री फोर्सेज में क्या सुधार होने चाहिए और पुलिस बलों में क्या सुधार होने चाहिए, इनको हम एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके पहले हम सैन्य सुधार, पुलिस सुधार, इस पर चर्चा करें, उसके पहले ये जान लीजिएगा कि इन समस्याओं के अलावा दो तीन बातें और हैं जो संकटों के अंतर्गत ही देखी जानी चाहिए। आप ये कहिए कि इन सुरक्षा बलों से जुड़ा संकट है कि इनके बीच समन्वयन की समस्या है, तो बड़ी समस्या है, इसको समझिए। सेंटर और स्टेट के बीच समन्वय की समस्या है, की एजेंसियों के बीच। फिर आपकी जो जांच एजेंसी हैं और गुप्तचर एजेंसी हैं, इनके बीच समन्वय की समस्या है। आप चाहे पठानकोट हमला हो, पुलवामा पठानकोट का संकट हो, चाहे नक्सलवाद का हमला हो, वो इसीलिए होता है क्योंकि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। इनफैक्ट हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांच एजेंसियों के बीच आपस में लड़ाई दिखती है, गुप्तचर एजेंसियों के बीच आपस में लड़ाई दिखती है। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन एजेंसीज इज अ बिग रीजन। हाल ही में आईबी और एनआईए को लेकर, आईबी और एनआईए को लेकर संघर्ष या संकट की स्थिति बनी थी, तनाव की स्थिति बनी थी, तो इस पर भी चर्चा की जाती रही है। तो इसको भी आप कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम के अंतर्गत उल्लेख करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण समस्या के तौर पर देखा जाता है। अब जब ये समस्याएं हमने आपको बताई, सुधार और पुलिस सुधार में तो आप इन्हीं समस्याओं को समाधान कर दें, यही हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं सुधार के 3 डायमेंशंस पर आपसे बात करता हूँ, ठीक है। ध्यान देखिए, सुधार का पहला डायमेंशन है मिलिट्री रिफॉर्म। सुधार के अंतर्गत ऐसा नहीं कि हमने काम नहीं किया है, हमने सेना को मजबूत बनाने के लिए, सेना को प्रभावी बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए अपने अपने लेवल पर अलग अलग काम किए हैं। तो सैन्य सुधार के अंतर्गत पहला तो आप यही बताइए कि जो आपको ऊपर प्रॉब्लम्स दी गई थी हमने, अब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सुनिश्चित होना चाहिए, राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, निष्पक्ष नियुक्तियाँ हो, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा हमने जो काम किया है उस पर हम बात करें तो हमने सेना में बनाया एक एकीकृत युद्धक समूह, इस पर हम चर्चा करेंगे, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। हमने सेना में बनाया है एकीकृत थिएटर कमांड। अभी अभी सेना में बनाया है ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद। अंतर्गत ये सारे संरचनात्मक सुधार हैं जो वे सेना व्यवहार में जुड़ी दिक्कतें थी, तो व्यवहारगत बिहेवियरल रिफॉर्म्स जो हैं, वो जो प्रॉब्लम्स थी उनसे जोड़कर देखा जा सकता है। मिलिट्री फोर्सेस या सीएपीएफ, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो हमने बताया था, इनके संदर्भ में पी चिदम्बरम कमेटी की सिफारिशें। अब देखो, आप चाहो तो मैंने जो प्रॉब्लम्स बताई थी पीछे, उनको ठीक कर दो, लिख दो, हस्तक्षेप से दूर करो, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाओ, ह्यूमन राइट्स के मामलों में उनको अधिक स्वतंत्रता देने की ज़रूरत, सुरक्षा देने की ज़रूरत है, अच्छी सुविधाएं देने की ज़रूरत है, वैसे पॉइंट लिख सकते हो और वही सिफारिशें की हैं। लेकिन आप उल्लेख करिए कि पी चिदम्बरम कमेटी जो है, इस कमेटी के द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कार्यस्थितियों की जाँच के लिए सुझाव दिए गए थे। तो पी चिदम्बरम कमेटी की सिफारिशों पर बात की जा सकती है। चिदम्बरम कमेटी ने कहा था कि हमारे इन बलों में रिक्तियों की समस्या है, मतलब बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं, प्रमोशन की समस्या है, मॉडर्नाइजेशन की समस्या है, मतलब इनके पास हथियार वगैरह नहीं है, तो इसको समस्या की बात की थी। मनोबल की समस्या है, मोराल उनका बहुत नीचे है और इसलिए वो निष्क्रिय नज़र आते हैं, इसको समस्या के अंतर्गत बताया था। और सबसे बड़ी बात कही थी उन्होंने, ब्यूरोक्रेटाइजेशन यानी नौकरशाहीकरण की समस्या है, इनका प्रमुख आईपीएस को बना दिया जाता है, जिसको सैन्य सुरक्षा के कामों की उतनी समझ नहीं होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, ठीक है, फंड्स की समस्या है, ये सब समस्याएं हमने बात तो की हैं, लेकिन आप जो प्रॉब्लम मैंने बताई थी, आप चिदम्बरम समिति के नाम से बता दो। तो चिदम्बरम समिति ने इसलिए इनके बारे में ये कहा कि इन सब समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए, उनका मॉडर्नाइजेशन किया जाना चाहिए, उनका डीब्यूरोक्रेटाइजेशन किया जाना चाहिए, यानी नौकरशाहीकरण को दूर करना डीब्यूरोक्रेटाइजेशन कहलाता है, ठीक है। उनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए, उन्हें वेतन देना चाहिए, भत्ते देना चाहिए। तो जितनी प्रॉब्लम मैंने बताई थी उन सबको आप गृह मंत्रालय द्वारा गठित पी चिदम्बरम कमेटी के संदर्भ को लेकर बता दीजिए कि पी चिदम्बरम कमेटी ने
किस तरीके से काम किया था। ये तीनों मैं आपको समझाऊंगा जब मैं सेना के बारे में डिस्कस करूंगा, तो इसको विस्तार से आपको बताने का प्रयास करूंगा। और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके संदर्भ में मैंने आपसे बात की कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप बताइए कि पी चिदम्बरम कमेटी ने इनको सुलझाने के लिए बात की, ठीक है। लेकिन भारत में जो सबसे चर्चित मुद्दा है और जिस पर अलग से निबंध वगैरह भी आते हैं वो है पुलिस रिफॉर्म, ठीक है। और पुलिस रिफॉर्म इसलिए जरूरी था क्योंकि ब्रिटिश कालीन जो पुलिस थी और आतंक का पर्याय माना जाता था। वो फ्रीडम फाइटर्स और क्रांतिकारियों को डराने दबाने के काम आती थी, अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के काम आती थी, और इसीलिए उनकी छवि शुरू से ही नकारात्मक बनी हुई थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस में यह सोचा गया कि वह देश जहां लॉ एंड ऑर्डर की और सुरक्षा की समस्याएं इतनी जटिल हैं, इतनी विविध हैं, कितने प्रकार के तो वाद ही होते हैं हमारे यहाँ, वहाँ पुलिस जैसी एजेंसी को नकारा नहीं जा सकता, और इसलिए हमने पुलिस को बनाए रखा। लेकिन हमने पुलिस की मनोवृत्ति में बदलाव की कोशिश नहीं की। अब ये चाहिए था हमें कि अब हम कहते हैं कि अब पुलिस का काम डराना नहीं है, इसका काम बचाना है। सोच का बदलाव हम पुलिस में लाने में असफल रहे, और इसीलिए आज भी पुलिस का नाम भय और आतंक का पर्याय ही बना। हमने बहुत सारी अभिनव कोशिशें की यहाँ पर। इसी को कहते हैं जनमित्र पुलिसिंग का विचार। अभी कोविड के दौरान आपने जनमित्र पुलिसिंग के उदाहरण देखे, दोनों देखे। आतंकी पुलिसिंग का उदाहरण देखा जहाँ पर बहुत सारे वो क्या बोलते हैं मेम्स वगैरह बने, जिसमें कहा गया कि भाई अपने पीछे शील्ड लेकर जाओ क्योंकि पुलिस वाले लठ मार रहे हैं। लेकिन हमने जनमित्र पुलिसिंग भी देखी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस वालों ने बिना मास्क के या लॉकडाउन के दौरान निकलने वालों को आरती करके माला पहनाई। ये वो मुन्ना भाई वाला स्टाइल है जहाँ शर्म के मारे सामने वाला व्यक्ति आगे से गलत काम ना करे। तो उन्होंने कहा कि ये योद्धा हैं ये लोग, जो ऐसे समय भी इतना साहस जता रहे हैं, तो उनको माला, फूल माला, तिलक, आरती के साथ किया जाए। आपने देखा है कि हेलमेट पहनने की मुहिम में कई जिलों में, कई राज्यों में गुलाब का फूल दिया गया। ये पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग है कि भाई समझाने का काम भी पुलिस करती है, पुलिस का काम सिर्फ डराना या लठ मारना नहीं। और जनमित्र पुलिसिंग का एक दूसरा आयाम भी है जहां पर पुलिसिंग विथ पीपल के विचार पर जाती है। पुलिस का ये मानना है कि अपराध समाज से पैदा होते हैं, और यदि समाज के लोग ही अपराध रोकने के लिए ठान लें तो समाज में अपराध कम हो सकते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि पुलिसिंग के काम में, और पुलिसिंग का मतलब होता है अपराध की पहचान, जांच, आइडेंटिफाइंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम का मूल भाव है आइडेंटिफाइंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम। तो उन्होंने कहा इट विल बी इजी टू आइडेंटिफाई एंड इन्वेस्टिगेट द क्राइम इफ वी हैव द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीपल। स्थानीय लोगों का सहयोग मिलेगा, स्थानीय लोगों की मदद मिलेगी, तो हमारे लिए आसान होगा कि हम पुलिसिंग कर पाएं, लोगों की सुरक्षा कर पाएं। और इसीलिए पुलिसिंग के अंतर्गत पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग, इस पर अलग से बात आती है, के अंतर्गत इन तरीकों पर भी विचार किया जा रहा है। जैसे आपने सुना होगा दिल्ली पुलिस का हाथ, यूपी पुलिस का हाथ सदा आपके साथ, विथ यू, फॉर यू, ऑलवेज, ऐसे सब नारे जो हैं वो सब पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग के। इन तमाम नारों के बावजूद इस समय पुलिस की संरचना हो, प्रक्रिया हो, व्यवहार हो, हर जगह बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे संकट हैं। और इसीलिए पुलिस सुधार को भारत में एक महत्वपूर्ण ज़रूरत के तौर पर देखा जाता है। और इस ज़रूरत को आज़ादी के बाद से लगातार महसूस किया गया, पर किसी न किसी राजनीतिक कारण से पुलिस सुधार को टाला जाता रहा। हमारे हुक्मरानों ने पुलिस को आज़ादी के बाद भी भय और आतंक के हथियार के तौर पर प्रयोग किया। पॉइंट 1, हमारे हुक्मरानों ने आज़ादी के बाद भी पुलिस को अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने वाले हथियार के तौर पर यूज़ किया। पॉइंट 2, हमारे हुक्मरानों ने पुलिस का प्रयोग अपने राजनीतिक हितों, उद्देश्यों को साधने के लिए किया, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के लिए किया, चाहे वो आपातकाल के दौरान दिखा हो या नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन के दौरान। पुलिस को अपनी महत्वाकांक्षाओं के अंतर्गत प्रयोग करने की इच्छा हमारे हुक्मरानों में हमेशा से थी। अब जब आपके देश के नीति निर्माता पुलिस का दुरुपयोग करना चाहेंगे तो दुरुपयोग तभी हो सकता है जब व्यवस्था में होल्स हो। यदि व्यवस्था टाइट हो जाए, यदि व्यवस्था फुल प्रूफ हो जाए,
यदि व्यवस्था में कोई कमी ना रहे, यदि व्यवस्था में सुधार हो जाए, तो आप उसका दुरुपयोग नहीं कर पाओगे। और इसीलिए लोकपाल और महिला आरक्षण के बाद यह के साथ एक तीसरा मामला जिसको हमारे राजनेता सारे दलों के चोर चोर मौसेरे भाई बदस्तूर लगातार टालते आ रहे हैं, वो पुलिस सुधार। भारत में सबसे लंबित सुधारों में से एक है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। पुलिस रिफॉर्म्स आर द मोस्ट डिलेड रिफॉर्म्स इन इंडिया। और वो डिलेड क्यों है ये समझना जरूरी है, क्योंकि पुलिस अपने खराब रूप में ही मिसयूज हो सकती है। यदि पुलिस में सब कुछ सही हो गया, पुलिस की नियुक्तियां इंडिपेंडेंट इंपार्शियल होने लगी, पुलिस की पोस्टिंग इंपार्शियल होने लगी, तो एक पुलिस वाला एक दिन में 2 दिन में जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बना सकता है, यदि नेताओं के फोन आने बंद हो जाए या आकाओं का दबाव बंद हो जाए तो, या सरकारों की भूमिका ना हो। अभी तो पुलिस वाला अपना सामान भी नहीं खोलता है, क्योंकि उसको पता है जो ईमानदार पुलिस वाला है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन रहने मिलेगा, थोड़े दिन में वो किसी की बात नहीं मानेगा और उसका ट्रांसफर हो जाएगा। ये फिल्मों में तो आप देखते ही। तो चूंकि हमारे राजनेता पुलिस का लगातार दुरुपयोग करना चाहते हैं, इसलिए वो पुलिस में सुधार नहीं होने देंगे। चूंकि हमारे राजनेता सीबीआई का लगातार दुरुपयोग करना चाहते हैं, इसलिए वो सीबीआई को ऑथेंटिक या सरकारी नियंत्रण से बाहर लाने के लिए तैयार है। और इसीलिए भारत में सर्वाधिक लंबित सुधारों में से एक सुधार माने जाते हैं पुलिस रिफॉर्म्स। तो यदि टॉपिक आता है पुलिस रिफॉर्म्स, तो में चर्चा कीजिए एक फॉर्म की पृष्ठभूमि, आइए कि कैसे ब्रिटिशकालीन पुलिस और स्वतंत्रोत्तर पुलिस चाल, चरित्र और चेहरा को जन्म देता। फिर दूसरे लेवल पर आप समस्याओं का उल्लेख कीजिए कि पुलिस बल किन चुनौतियों से जूझ रहा है। और ये चुनौतियां मैंने कॉमन चुनौतियों के अंतर्गत वो हेडिंग लिखा हुआ है, चिंताओं से जूझ रहा। राजनीतिक हस्तक्षेप, समन्वय, जितनी समस्याओं की बात होती है उन सब का उल्लेख आप कर सकते हैं। और पुलिस में तो आप कुछ चीजें और भी जोड़ देंगे। इसके पास एक और समस्या है जिसका नाम है वर्कलोड। उसे सिर्फ पुलिसिंग नहीं करनी है, के साथ उसे ट्रैफिक भी देखना है, ठीक है ना। उसे पब्लिक ऑर्डर, जन व्यवस्था भी देखनी है, उसे वीआईपी सुरक्षा भी करनी है, उसे प्रोटोकॉल भी मेंटेन करना है। या रजनीकांत तो वैसे ही बलों की कमी है। दूसरा, पुलिस को आपने 25 प्रकार के काम और दे दिए। ट्रैफिकिंग छोटा मोटा काम, आप अलग से कोई बल बना दीजिए। अब वो जब हेलमेट पहनाने का मुहिम चलाती है तो पुलिसिंग नहीं कर पाती है, तो क्राइम बढ़ जाते हैं। जब चोर पकड़ती है तो लोग हेलमेट पहनना छोड़ देते हैं। एक ही तो एसपी बेचारा क्या क्या करे, क्या करवाए। और फिर उसको कहा गया है कि नहीं देखो, अभी अगस्त से शुरू हो जाएगी, गणेश चतुर्थी से लेकर दिवाली तक, तो फेस्टिवल्स में भी आपको काम करना है, मेलों की रक्षा भी आपको करना है, कुंभ का आयोजन भी आपको करवाना है, आप क्या कहेंगे, आपदा प्रबंधन भी आपको करना है, दुर्घटना में कोई घायल हो जाए तो उसको जान बचाना भी आपका काम है। इतनी सारी चुनौतियों को लेकर पुलिस कैसे काम करे। और इतने के बाद भी यदि वो पुलिस काम कर लेती है, तो मेरे जितने भी आईपीएस जान पहचान के हैं वो कहते हैं कि यार पुलिसिंग काम ही नेगेटिव है, तो पुलिसिंग का मूल भाव है डोंट। और तुम बताओ कि वो बच्चा जिसे आपने बचपन से कहा है कि ऐसा मत कर ऐसा मत कर, वो कभी आपको पसंद करता है क्या? है कि जनता हमें कभी पसंद कर ही नहीं सकती। वो तो भला हो कोरोना का कि पुलिस वालों को हमने कोरोना वॉरियर्स के नाम से इतना सम्मान दिया, वरना पुलिस वालों के नाम से आपकी जबान पर जो प्रारंभिक शब्द आते हैं उन्हें मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। रिकॉग्नाइज देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स अस। हम उनका मजाक उड़ाते हैं, इनकी तोंद निकल गई है, ये क्या रक्षा करेंगे, खा खा के पेट। वो खा खा के पेट नहीं फूल गया है उनका पैसा। सच बात यह है कि वो शिफ्ट में ड्यूटी करके उनकी हालत ऐसी हो गई है कि इतना फिट पुलिस वाले की तोंद निकल गई है। क्योंकि यदि आपको 15 दिन रात भर और 15 दिन दिन भर नौकरी करनी पड़े तो आपकी भी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहां यह समझने की जरूरत है कि यदि उन्हें डोंट के लिए कहा जाएगा तो हमेशा वो डर या विरोध का ही सामना करना पड़ेगा। और इसलिए पुलिस वालों को कितना भी वो कर दे मेहनत, कहते ना कि
कितना भी कर लो कम पड़ ही जाता है। तो पुलिस वाला आपके लिए कलेजा भी निकाल के रख देगा, तो आप बोलेंगे ठीक है पर थोड़ा तिरछा काटा है। इसलिए पुलिस प्रशासन को हमेशा विरोध का सामना करना पड़ता है। हर थाने के सामने 4 गली के नेता मानव अधिकार का झंडा उठाकर खड़े हो जाते हैं। आपने अवैध बस्ती बनाई, लेकिन उस पर यदि बुलडोजर चले तो पुलिस वालों की पिटाई कर दी। गलत चल रहे थे, लेकिन किसी ने यदि आपसे ट्रैफिक नियमों का पालन करने का, आपने उसको पिटाई कर दी। और फिर हद तो तब है जब पुलिस वालों से ठीक संभ्रांत घरों के लोग बोलते हैं, जानते हो मेरे पापा कौन है, वही पता करके रखो। धमक दिखाते हो, अकड़ दिखाते हो, अपने कॉन्टैक्ट्स बताते हो पुलिस वालों को, और आप करें तो वो जस्टिफाइड होता है, दूसरा करे तो आपको खराब लगेगा। तो ये बातें ठीक है। मानव अधिकारों की रक्षा पुलिसिंग के साथ कैसे हो सकती है? मैं जिस मित्र की बात कर रहा हूं उसने मुझसे कहा कि यार ह्यूमन राइट्स के साथ पुलिसिंग का मतलब है कि मैं चोर को पकड़ने के बाद अपने साथ कॉफी पिलाने ले जाऊं और उसको बोलूं देख भाई प्लीज बता दे कि तूने चोरी कहां की है, तेरे को मेरी कसम। बता देगा। आप किसी दिन थाने में जाओ, वहां पर सच बोल पट्टा होता है, वो पहला पड़ेगा नहीं साहब मेरे को नहीं पता, 3-4 पढ़ेंगे आपको, कभी आप भगवान ना करे देखना पड़े, पर यदि देखने मिलेगा तो आपको लगेगा 4-5 खाने तक तो ऐसा लगता है कि को मार रहे हैं, उस बेचारे ने कुछ नहीं किया उल्टा लटका के, लेकिन छठवां पढ़ते पढ़ते मैंने खुद ने देखा हूँ साहब यहाँ ट्रांजिस्टर रखा है, यहाँ टीवी रखी है, यहाँ ये रखा है। अरे भाई बोलना ही था तो 5 खाया क्यों? आदत है। वो कहते हैं ना कि चमड़ी मोटी हो जाती है, तो अपराधियों की चमड़ी मोटी होती है, वो बिना पिटाई के खुलती नहीं। पिटाई के साथ पुलिसिंग, ह्यूमन राइट के साथ पुलिसिंग कैसे हो सकती है? और यही बात सैन्य और अर्धसैन्य बलों के लिए, जैसा मैंने बताया था आतंकवाद में, कि आप क्या चाह रहे हो कि आतंकवादियों को पहले लाइन से खड़ा किया जाए, पूछा मतलब यदि आतंकवादी किसी घर में घुसे हैं तो अंदर घुसकर पूछा जाए कि भाई आप में से आतंकवादी इधर आ जाओ और घर वाले इधर आ जाओ, आतंकवादियों अब मैं आपको गोली मारूंगा। ऐसा तो कर नहीं सकते, कोलेटरल डैमेज तो होगा ही होगा, तो ह्यूमन राइट वायलेशन होगा ही होगा। एक घर में पुलिस वालों सैन्य बलों के साथ कुछ आतंकी रुके वो सैन्य बलों ने एक घर को उड़ाया जिसमें आतंकवादियों के साथ 2 घर के निरीह लोग मारे गए। प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप पुलिस को ह्यूमन राइट्स के साथ काम करने की बात कहें। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो ह्यूमन राइट वायलेट कर सकते हैं। तो आप एक इंटरनल विजिलेंस सिस्टम बनाइए, जैसे कोर्ट मार्शल होता है सेना में, तो पुलिस में भी एक इंटरनल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है जहां आप पुलिस के खिलाफ शिकायतों को कर सकते हैं। तो ऐसी ही सारी बातों को लेकर पृष्ठभूमि पुलिस बल की चुनौतियां, जो विचार सामने आया उसे कहा गया पुलिस सुधार का विचार। और भारत में कोई भी सुधार हो वो समितियों और आयोगों की भेंट चढ़ जाता है। सारी समितियों और आयोगों ने सिफारिशों का भंडार लगा दिया पुलिस सुधार के लिए। सिफारिशों पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि सरकार पुलिस नामक उत्पीड़न के यंत्र